हेलो। लो। तो बुक डाउन कर लेना, आज फिर डिले करेंगे। आज मैं सारा बजट बता रहा हूँ। इनसे हम्म। फोर पिलर बजट था, इसमें 4 चीजें बजट में बात की थी। एक तो सबका विकास, सबका विकास। एक जिसको जो पता बोल लेना बीच में। मेक इन इंडिया, ट्रांसफर, क्लाइमेट एक्शन। हमारा बजट था इस बार 39.45 लाख करोड़। अगर इसको डॉलर में ट्रांसफर करें तो 500 बिलियन डॉलर। ये हमारा बजट था इस बार। 4 पिलर थे बजट के, ये बजट था। सबसे पहले लिखा था फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, हेलो। फिस्कल डेफिसिट, हेलो। हेलो, बताओ फिस्कल घटते डेफिसिट ज्यादा क्या। इनकम। राइट। वो कितना था हमारा इस साल का फिस्कल डेफिसिट? इस साल का हम्म। 6 समथिंग। समथिंग क्या? इतना फिस्कल डेफिसिट हमारा 6.4 था। गवर्नमेंट की इनकम इस साल सरकार कमाएगी 22.84 लाख करोड़। कल अमेरिका की आज़ादी का दिन था, 4 जुलाई था कल। अमेरिका 4 जुलाई 1774 को आज़ाद हुआ था फिलाडेल्फिया में। कल अमेरिका आज़ाद, इंडिपेंडेंस डे था 4 जुलाई को अमेरिका में। और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च करेगी इफेक्टेड कैपिटल पे। क्या होता है इफेक्टेड कैपिटल? इफेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कल ही तो बताया था आपको। हाँ बताओ। आप इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हो? अब नहीं बता रहे हम। इफेक्टेड कैपिटल पे से गवर्नमेंट 10.68 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। बताओ तो क्या होता है ये जीडीपी का 4% है। जीडीपी का 4% ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च होगा। मतलब 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें 4 रुपये सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च होगा। इफेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ क्या होता है इफेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर? अरे इफेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर हम्म। कल बताया था, पर मैं आज भूल। जल्दी दो अपने को। क्रिप्टो पे 30% वही टैक्स ये है। कौन सा? गलत है ये भी। जो सरकार रोड रेलवे बनाने में खर्च करती है। वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लो। हाँ वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया।
इफेक्टेड था वो। हाँ, अजीत से पूछो, उसे पता होगा। अजीत म्यूट करके सो तो नहीं गया? अजीत है? अजीत सो सारे गया? सो गए, मैं सबसे 1000 रुपए लूंगी, देखना। अजीत म्यूट करके सो नहीं गया। सोया। बताना इफेक्टेड कैपिटल। ज्योति बताओ इफेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टेट और यूनियन जो दोनों खर्च करती हैं, हाँ, वही है प्रियंका वही है किस मिलके जो खर्च करती हैं। एक बार ना फिर से प्रियंका हल्का कर लिख लो सारे, ताकि याद रहे। ये बार बार नहीं होगा ना, समझा करो। कंप्लीट कर दो। हाँ, एप्लीकेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना। रिकॉर्डिंग तो आज तक वही नहीं मैंने सुनी। बताया, ये बताया लिख रहा ज्योति हूँ ने मैं, ना, लिख जो रहा हूँ मैं मतलब अभी। भारत प्रियंका सरकार और राज्य सरकार जो मतलब क्या डिस्कस करके जो अमाउंट खर्च करती है, वही इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, होता है। एक बार इसको ना लिख लो, ताकि लिखे दोबारा ये पक्के से अच्छे से याद हो जाए। लिखो तो ज़्यादा याद होगा, वैसे याद नहीं होगा बिल्कुल। हाँ, लिख रहा हूँ। क्रिप्टो पे 30% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और 1% टीडीएस लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स बताओ क्या होता है? है, कैपिटल गेन टैक्स बताया तो था, जैसे कि कोई कोई गरीब समझ लो, हमने 15 लाख का सेल परचेज किया है और वो 16 लाख का सेल हुआ, तो जो 1 लाख है ना, वो कैपिटल गेन टैक्स है। पर प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स कैपिटल गेन टैक्स होता है। ठीक है। और डिफेंस पे 5.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। ये 13% है टोटल एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर का 13% इस पे खर्च करेगी, डिफेंस पे। और जितने भी 68% वेपन इंडिया में बने, 68% इंडिया में बनेंगे। 25% रुपये आर्मी वाले आर एन डी और स्टार्टअप पे खर्च करेंगे। स्टार्टअप को फंड देंगे आर्मी वाले, ताकि वो अपना और इतना बना के देश के स्टार्टअप को नई नई चीज़ें बना के दें। गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड लेके आएगी। ग्रीन बॉन्ड किसके लिए आएंगे? किस प्रोडक्ट के लिए ग्रीन बॉन्ड आएंगे? किसी भी प्रोडक्ट के लिए आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है। इसका नाम ग्रीन बॉन्ड है, तो ये किसके लिए आएंगे? प्लांट्स वगैरह के लिए। किसके लिए? किसके लिए? प्लांट्स वगैरह के लिए। ग्रीन बॉन्ड आएंगे ग्रीन एनर्जी के लिए। सोलर पैनल बनाने के लिए, जो सोलर पैनल बनाते हैं उनके लिए ग्रीन बॉन्ड आएंगे। जो भी बॉन्ड होगा उसके आगे इसका नेम मेंशन होगा, इसको हाईलाइट करने के लिए। ग्रीन बॉन्ड इशू करेगी, जो पैसा आएगा ना उस पैसे से सोलर इलेक्ट। पैनल के लिए। हाँ, सोलर पैनल बनाएंगे। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम लेके आएगी। इस पे उससे 19,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये क्या है पीएलआई स्कीम? ये तुमको बताना है, मैं लिख रहा हूँ। कैपिटल गेन टैक्स 1%। क्या? कैपिटल गेन टैक्स मैं लिख रहा हूँ। कैपिटल गेन से लिख रहे हो आवाज आप? नहीं आ रही। हाँ जी। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ हाँ, रही। ये कह रहे कैपिटल गेन से लिख रहे हैं, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। क्या कैपिटल कह रहा है जी? गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एक्सप्लेन करने का। हाँ, कैपिटल गेन क्रिप्टो पे लगता है। 30% कैपिटल गेन टैक्स और 1% टीडीएस है। ईडीएस, ठीक है, हम्म डायरेक्ट टैक्स। और पीएलआई स्कीम क्या है? प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है? पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, ये वही तो है जो शायद कल बताई थी।
कि अम, बताओ। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, कंपनीज को इंसेंटिव देगी ज्यादा थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज करने करना के लिए। हम्म। ज़्यादा प्रोडक्शन इससे इंक्रीज क्या करने के होगा लिए। कि रोजगार भी बढ़ेगा। हम्म। जी वही है। गवर्नमेंट दो नदियां जुड़ी, केन और बेतवा। ये नदियां कहाँ से निकलती है, कहाँ पे खत्म होती है? केन और बेतवा है तो पता था। बताओ। 500 खर्च होंगे, 9 लाख। इस पे 44,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 9 लाख फार्मर को फायदा होगा। तो केन बेतवा कहाँ से निकलते हैं, बताओ बताओ। सर सोनल को तो इसके बारे में पता है, उससे पूछो। सोनल। हम्म। हाँ, गुड मॉर्निंग। बताओ। यार मध्य प्रदेश में क्या? हाँ, ये मध्य प्रदेश में है। हाँ मैंने कहा था नदियों के बारे में बहुत नॉलेज है इससे। हम्म। बिल्कुल, मैंने सारी वो कर रखी। हम्म। केन वे तो मध्य प्रदेश में है। रिवर जोड़ो योजना थी, एनडीए सरकार, अटल वाजपेयी का प्लान था नदियों को जोड़ने का। अब नदियां जोड़ने का फायदा क्या है, क्यों जोड़ते हैं नदियों को? नदियों को इसलिए जोड़े, आपने बताया था ना कि जैसे कि सपोज दैट कोई नदी सूख गई है तो उस दूसरी नदी के पानी नदी में पास किया जाएगा, जिससे लाइट वगैरह भी बनेगी और पानी हम्म। की प्रॉब्लम दूर हो। नदी जोड़ने के नुकसान क्या तो है, और कुछ फायदा हो गया, नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? हम्म। नुकसान क्या हो सकता है? बताओ। ये मध्य प्रदेश है, ये यहाँ पे है विंध्याचल रेंज, विंध्याचल माउंटेन। यहाँ से नदी निकलती है, के नदी। और ये आगे ये यमुना नदी। के नदी से आगे जाके यमुना मिलती है। और यहाँ से निकलती है बेतवा नदी, ये झांसी से निकलती है, ये भी यमुना मिलती है। अब ये नदी सूखी रहती है, बेतवा नदी, इस साइड वाली। के में पानी है तो इसका पानी नहर बना के इसमें छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे लिंक करेंगे दोनों को। नुकसान ये है भी, इस नदी का जो पानी है, इसके जो मछली है, वो इस नदी में जाने के बाद मर जाएंगे। जरूरत ना हो इसमें सर्वाइव करे, इस पानी में सर्वाइव करेंगे तो यहाँ मर जाएंगे। एक पर्यावरण के लिए नुकसान है, बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसान है इसका। पानी चेंज करती मर जाते क्या? अब ये नदी तो है खारे पानी की, मान लो ये मीठे पानी की, मीठे पानी दिया, खारे पानी की मछलियाँ में तो मिक्स नहीं होगी। मीठी पानी की मछलियाँ खारे पानी की में मछलियाँ नहीं रह सकेगी, वो खत्म हो जाएगी। पर्यावरण को नुकसान है, नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये जो नदी इतनी लंबी चौड़ी बनेगी ना, ये इसको बोलते हैं, ये ना नहर होगी। नहर और नदी में फर्क होता है, नहर नेचुरल नहीं होती, नदी नेचुरल होती है। अरे जो हम वो बताते हैं ह्यूमंस ने बनाई है। हाँ, तो ये इतना टुकड़ा जोड़ेगी। हाँ। बॉर्डर विलेज क्या थे? बॉर्डर विलेज क्या थे? मैंने सबको नंबर देना शुरू किया, अभी किसने कितने ज्यादा आंसर दिए हैं, तो अभी एक सोने ने दिए, एक प्रियंका ने दिए। बॉर्डर विलेज क्या थे? पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग जोड़े। कोर बैंकिंग क्या होती है? हेलो। हेलो। कोर बैंकिंग क्या होती है, बॉर्डर विलेज क्या है? कोर बैंकिंग एक सर्वर है। कौन सा? कौन सा सर्वर है, बताओ।
बताओ। पीपीपी मॉडल क्या होती है, कोर बैंकिंग क्या होती है? कोर बैंकिंग ना ये है, जो पोस्ट ऑफिस इसको कोर बैंकिंग से जोड़ेंगे। जैसे जो बैंक हैं, जितने भी सारे प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक हैं, इनका एक खुद का सर्वर है हम्म, जिसपे ये लोग काम करते हैं। हम्म, इनका ऑनलाइन पोर्टल्स भी है। तो इस हम्म, तरीके से इसको पोस्ट ऑफिस इसको भी कोर बैंकिंग से जोड़ेंगे। इनका भी सर्वर होगा खुद का, इनका भी ऑनलाइन पोर्टल होगा। तो जो पोस्ट ऑफिस में जिनका खाता वगैरह रहता है, तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट ऑफिस खाता उनका ऑनलाइन अकाउंट हो जाएगा, सर्वर से जुड़ जाएगा, तो उनको एटीएम, नेट बैंकिंग सारी फैसिलिटी मिलेगी। हाँ। और फिर आप पर्वतमाला प्रोजेक्ट, जैसे पहाड़ों में ना, वो पर्वतमाला रोप वे बनाएगी सरकार, रोप वे पहाड़ों में रोड की जगह, ये सस्ता रहता है। इसको पीपीपी मॉडल से बनाएगी, हाँ। पीपीपी मॉडल। तो पीपीपी मॉडल क्या है? ये पीपीपी, पीपीपी मॉडल क्या है? पीपीपी पीपीपी मॉडल ही किसानों की हेल्प के लिए हो गया ना। नहीं, पीपी मॉडल आपको कैसे सुनने को मिलेगा? जैसे बना रही है, रोडवे बना रही है। अभी गुजरात में एक मेरे रेलवे स्टेशन बना है, वो पीपीपी मॉडल बना है। पीपीपी होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब हाँ, पब्लिक पब्लिक सर। प्राइवेट। हाँ, पर हाँ, बोलो। तो दोबारा समझाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो, अब ये रोड बनाएगी ना, जैसे पर्वतमाला बनाएगी, इसमें सरकार का भी रोल होगा, सरकार कुछ पैसे खर्च करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी हाँ। पैसे खर्च करेगा, दोनों मिलके काम करेंगे और प्रॉफिट भी आधा आधा अर्न अच्छा, तो करेंगे। मतलब के जो कंस्ट्रक्शन का वर्क, कुछ भी ये रोड रेलवे बनाने का काम जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके करता है, वो पीपी मॉडल है। मॉडल कहलाते हैं, हाँ। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा बताओ कि जो हुआ हो। जैसे अभी गुजरात में रेलवे स्टेशन बना है, स्टेशन पीपीपी मॉडल। तो ये गुजरात में रेलवे स्टेशन बना है, आप रेलवे स्टेशन को देखोगे तो ये देखो, ये गुजरात में रेलवे स्टेशन है, ऐसा बना है, गांधी दिख रहा है, ये पीपीपी मॉडल भी बना है। इसमें स्टेशन के ऊपर होटल बनाया है। अच्छा, पीपीपी मॉडल है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को बेनिफिट होगा इसका। हाँ, कि ये ट्रेन चल रही है, अब ऊपर होटल है, तो होटल का होगा नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर वालों के हैं, तो उनको भी बेनिफिट बेनिफिट रहेगा उसके। हम्म, और गवर्नमेंट को तो है पीपीपी मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो सरकार अब मोस्टली बहुत प्रोजेक्ट बना रही है जो पीपीपी मॉडल पे है। अभी देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंडियन रेलवे, दिल्ली का नया स्टेशन बन रहा है, वो ये भी पीपीपी मॉडल पे है। वो गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी वो है ना, देखो वो गवर्नमेंट गिफ्ट सिटीज बना रही है। हम्म, सिटी के अंदर ना सारी फैसिलिटी, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे, और एक एक मतलब फैसिलिटी गिफ्ट सिटी के अंदर होगी। तो अभी गुजरात में बनी है गिफ्ट सिटी, राइट। और अभी अलग अलग में स्टेट्स में और बनाएंगी गवर्नमेंट गिफ्ट सिटी। उनमें अपनी यूनिवर्सिटी होगी, आईटी, सब कुछ उनका अलग होगा। राइट राइट, सही है, वेरी गुड। गिफ्ट सिटी में ना एक बिल्डिंग होगी, उसका नाम होगा ABCD। इसमें एक बिल्डिंग में सारे काम होंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ABCD बिल्डिंग है, जितने भी सरकारी काम है ना, रजिस्ट्रेशन है, मकान लेना, सारों की रजिस्ट्री एक ही बिल्डिंग होगी, सिंगल विंडो पे सारे काम होंगे आपके। ABCD बिल्डिंग। तो बजट में, जैसे
अपन बजट मांगे चलते हैं, पर बजट आता है हर साल 1 फरवरी को, 1 फरवरी को बजट आता है हर साल देश का। और 31 जनवरी को आता है इकोनॉमी सर्वे, बजट से एक दिन पहले इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर हमने क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या नहीं अचीवमेंट किया है, सरकार ये बताते हैं 31 जनवरी को, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। एक तरह को नया बजट पेश करते हैं, नए काम के लिए सरकार बताती है। 31 जनवरी को हमारा बजट सेशन शुरू हो जाता है, पार्लियामेंट का बजट सीजन पार्लियामेंट का शुरू हो जाता है ना। तो 3 सेशन हमारे बजट सेशन है, मानसून है और विंटर है। तो बजट के साथ ही बजट सेशन शुरू हो जाता है पार्लियामेंट का। अगर 1 फरवरी को चले आप, मान लो आज 1 फरवरी 2022 है, तो अब सरकार जो बजट पेश कर रही है अगले साल का, उसको बोलते हैं बीई, बजट एस्टिमेट। सरकार किसके लिए बजट पास करी है? 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, इसको बोलेंगे बजट एस्टिमेट, इसको बीई बोलेंगे, बजट एस्टिमेट। और जो जैसे 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया, जो टाइम से लो उसको बोलेंगे रिवाइज एस्टिमेट, आरई, रिवाइज एस्टिमेट होगा 2021 से। इस बजट, इसको बोलेंगे रिवाइज एस्टिमेट। और एक था एक्चुअल एस्टिमेट, एक्चुअल एस्टिमेट। ये कौन सा टाइम पीरियड होगा? एक्चुअल एस्टीमेट 2021 से 20 का। नहीं, क्या लिख रहे हो आप? 2021 क्या भाई। नहीं, हाँ हाँ 21 से 20 से 21 का, ये एक्चुअल एस्टिमेट हो गया। एक्चुअल एस्टिमेट का डाटा हमारे पास पूरा होता है, 31 मार्च का डाटा पूरा होता है। और रिवाइज एस्टिमेट का डाटा जब बजट पेश होता है 3 महीने पड़े होते हैं, 2 महीने, इसका डाटा पूरा नहीं होता हमारे पास। हाँ। हम्म। निर्मला सीतारमण का फोर्थ बजट था। और हमने ज़्यादा फोकस किया है डिस इन्वेस्टमेंट। अब डिस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? डिस इन्वेस्टमेंट, टारगेट हमारा 1.7 लाख करोड़ का डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। देखो गवर्नमेंट प्राइवेट सरकार सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करती है ना। देखो सरकार की इन्वेस्टमेंट है, एक कंपनी में सरकार की 100% इन्वेस्टमेंट है, 100% स्टेक सरकार का एक कंपनी में। सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकालती है, उसमें से उसके में से पैसे निकालती है सरकार, अपनी इन्वेस्टमेंट कम करे, उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। सरकार ये नहीं कहती हम प्राइवेट करें कंपनी को, ये बात नहीं बोलती सरकार। सरकार कहती हम तो उसमें डिस इन्वेस्टमेंट करें, हम अपना पैसा निकाल लें उसमें से। ठीक है। समझ में हाँ, तो ये डिस इन्वेस्टमेंट है। समझ में नहीं आया। अच्छा, देखो एक कंपनी है जैसे सरकारी, उसमें 100% शेयर सरकार का है। ठीक है। अब सरकार चाहती है भी इसको प्राइवेट करना है, इसको कुछ, तो इसका ना 30% शेयर प्राइवेट कर देगी, 30% कंपनी को बेच देगी, प्राइवेट लोग खरीद लेंगे। अभी सरकार का 100% इन्वेस्टमेंट थी, इसमें 100% सरकार के रुपए लगे हुए थे। अब 30 रुपये प्राइवेट कंपनी लगा दी, 30 रुपये जो लगाए हैं वो सरकार को मिल जाएंगे। अब सरकार का स्टेक रहेगा 70% इसमें। तो सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट कम करेगी ना, इसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। वो बढ़ाएगी तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सरकार इन्वेस्ट नहीं करी, इसमें से पैसे निकाल लिया, डिस इन्वेस्ट कर रही है इसको। ऐसा समझ। अच्छा, और एक किस में कर रही है? अभी LIC का, अब LIC को प्राइवेट कर दिया सरकार ने, 25% LIC को प्राइवेट कर दिया। एक भारतीय कंपनी है ONGC, उसमें तो उसको प्राइवेट कर दिया। मतलब कुछ को तो पूरा ही प्राइवेट कर दिया, कुछ को अभी कुछ परसेंट कर दिया।
अब देखो ये ना अच्छी कंपनी है भारत की, हिंदुस्तान पता नहीं कौन सी, इसमें सरकार का ना 66% शेयर है, बाकी सब प्राइवेट कर दिया है। आईपीएसएल को पूरा ही प्राइवेट कर दिया, एयर इंडिया को सरकार ने पूरा ही प्राइवेट कर दिया। अमूल इंडिया में 53% सरकारी स्टेक है, बाकी सब प्राइवेट है समझ। तो सरकार इसे प्राइवेट करती है, सारा पैसा नहीं निकाले, धीरे धीरे इसको प्राइवेट करती रहेगी। और इस इन्वेस्टमेंट से क्या है, सरकार ना फिजिकल डेफिसिट को कम करती है। फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए और क्या है, बॉन्ड इशू करने होते हैं, बॉन्ड इशू, नोट प्रिंट, आरबीआई से उधार लेती है सरकार। वो बजट, हमारी आज़ादी को 75 ईयर हो गए, आज़ादी हो गई, उसको हम अमृत काल, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम आज़ादी का। हम आज़ादी को 75 ईयर हो गए, इसको हम, इसको अमृत, इसको अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो बजट बनाना ये बना आने वाले 100 सालों के लिए, मतलब 75 to 100, 100 साल देश की आज़ादी को देंगे। ये बजट उसको देके बनाया है, तो इसको नाम दिया उन्होंने अमृत काल। हमारा बजट अमृत काल के लिए बना है, अमृत महोत्सव में, ठीक है। तो मैं आने वाले 25 साल को हम अमृत काल में बनाएंगे। अभी आपने देखा होगा कहीं रोड रेलवे पे जाते हो तो चिपका होता है अमृत महोत्सव, आज़ादी की अमृत महोत्सव, है ना। तो हम 1 साल तक सेलिब्रेशन करेंगे अमृत महोत्सव को, और अमृत काल को 25 साल तक करेंगे। तो हमारा देश जब आज़ाद होगा 100 साल के बाद, कुछ ऐसा होगा, वो उन्होंने बजट में बताया। दो तरह के खर्चे इनकम होती है, पहले होते हैं रिसिप्ट, इसको बोलते हैं प्राप्तियां, जो पैसे आ रहे हैं, पैसा आया। दो तरह से पैसा आता है, एक तो होता है रिवेन्यू, जो पैसा टैक्स से आता है, वो होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, जो पैसा टैक्स से आ रहा है। और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, बताओ कोई। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से इनकम होती है, हाँ, जो जैसे गवर्नमेंट कि प्रॉपर्टी, हाँ। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से इनकम होती है। दो तरह की इनकम होती है सरकार की, रिवेन्यू जो टैक्स से आता है, और कैपिटल रिसिप्ट जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से इनकम होती है। खर्चे दो तरह के इन्होंने लिख रखे हैं, बता रखे हैं। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, और एक होता है कैपिटल। क्या होता है रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर, बताओ। कैपिटल तो होता है ना, जो सरकार रोड रेलवे बनाने में जो पैसे खर्च, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर है तो गवर्नमेंट सैलरीज पे की, खर्च करती। सैलरी वगैरह। हाँ, किसने बोला था, ये प्रियंका ने बोला, हाँ, सोनल ने बोला था। दोनों ने बोला था, दोनों को नंबर दो। अजीत का एक भी नहीं है अभी, अजीत ने कुछ नहीं बोला। राइट, जो सैलरी पैसा देती है सरकार, सैलरी पे खर्च करती है, वो होता है रेवेन्यू। और तो ऊपर इसमें लिख दो ना कि भारत सरकार की इनकम दो तरह की होती है, ये लिखना भी तो है, ऊपर हेडिंग मेंशन कर दो। गवर्नमेंट इनकम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसके अमाउंट का जरूरत नहीं है लिखने की कितनी है,
और फिर आप इनकम आती कहाँ से है? इनकम कम फ्रॉम। अब बताओ कोई सीरीज किसी को याद है तो कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं? जो ये रेलवे रिजर्वेशन होते हैं उनसे, उसको जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनसे, एंड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हम्म। और अब इसमें एक एक चीज बताओ, ये बॉन्ड कोऑपरेशन इशू करती है उसके भी तो पैसे ही आते हैं, वो खर्चे भले हैं, ही वो नुकसान है, वो बॉन्ड वाला ना पेमेंट नहीं मानते हैं बिल्कुल। वो तो उधार लिया हमने किसी से। अब ये आपको चार्ट दिख रही है, चार्ट ये वेयर डज द मनी कम, पैसे सरकार के पास आ कहाँ से रहे हैं? तो इसमें बताओ सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास? ये चार्ट देखो। हेलो। ये बोरो और लेंडिंग करने में। हाँ, और ये क्या होता है ब्रोइंग और लायबिलिटीज? अदर लाइबिलिटी, बोरिंग मीन्स कहता है उधार लेना। हाँ, और अदर लायबिलिटीज सरकार के पास 35 रुपये आ रहे हैं साल के। और फिर ये सेकंड नंबर पे किस पे आ रहे हैं? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। हाँ, इन सब सेकंड नंबर पे है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से आ रहे हैं 16 रुपये। फिर और और बताओ, और कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? निगम टैक्स जो कॉर्पोरेट हम्म। जो टैक्स देते हैं, जैसे कि ये हाउस टैक्स, ये हाँ हाँ, ये कॉर्पोरेशन टैक्स। और फिर इनकम टैक्स पता ही होगा, सैलरी पे लगता है। चल। और कस्टम क्या होता है? एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे जो लगाते हैं, हम्म? इम्पोर्ट जो करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे रेट कर रहे हैं उसको कस्टम टैक्स। हाँ, एयरपोर्ट पे जो चार्ज लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, उसको कस्टम हाँ, कहते हैं। हाँ, उसके बाद और यूनियन एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? तो इस वो होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना सर प्रोडक्ट की। क्या चीज़ है? जैसे अभी तो एक्साइज ड्यूटी तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे। नहीं, जैसे जो मैन्युफैक्चर पेट्रोल पे लग रहा है एक्साइज ड्यूटी। नहीं, वो एक्साइज नहीं होता। आपको पता है दो तीन टैक्स लगते हैं इंडिया में, एक तो है जीएसटी चल रहा है अभी, एक और है इसके अलावा। देखो, जीएसटी तो मोस्ट हर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। पेट्रोल पे पेट्रोल डीजल को छोड़, पेट्रोल डीजल पे ना जीएसटी नहीं सर लगता इस पे। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना सर प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगती एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज एक्साइज ड्यूटी है ना, जैसे दो प्रोडक्ट पे लगती है, एक तो पेट्रोल पे, डीजल पे। पेट्रोल पे एक्साइज हाँ, ड्यूटी। अभी तो इनकम लग रही है। हाँ, पेट्रोल पे ना दो टैक्स लगते हैं, एक तो होता है वेट वैल्यू एडिड टैक्स, और एक होता है हाँ, एक्साइज। एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी आने से पहले ना हर प्रोडक्ट पे दो टैक्स लगते थे, वेट और एक्साइज। अब बाकी प्रोडक्ट पे वेट और खत्म कर दिए एक्साइज। सिर्फ। हाँ, बाकी प्रोडक्ट पे खत्म कर दिए, सिर्फ पेट्रोल डीजल पे लगते हैं वेट और एक्साइज। वेट तो लेती है राज्य सरकार, हाँ। एक्साइज लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो एक्साइज है ना, गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी, ये पेट्रोल डीजल पे लगने वाला टैक्स है। ठीक है। हम्म। और ये नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है? रेलवे की टिकट खरीदी आपने, टिकट से सरकार को पैसा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर से वो है, कैपिटल रिसिप्ट से इनकम हो सरकार की, वो है। और नेम नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, आपने 5 रुपये टिकट ली रेलवे की, बताओ। 1 रुपये का टैक्स दिया तो वो टैक्स वो रिवेन्यू। कौन? 5 + 1 रुपये टैक्स। हाँ, राइट है। नहीं नहीं आया, एक बार और रिपीट करो। बताओ अजीत। टैक्स रिवेन्यू हो गया ना। नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू टैक्स। नो रिवेन्यू और रिवेन्यू टैक्स। हाँ यार। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, आप एक बार इसको रिपीट करो। देखो, नॉन टैक्स
नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जैसे आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट हो रही है सरकार को, कैपिटल रिसिप्ट, वो सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा। जैसे रेलवे की टिकट खरीदी आपने, उसे 5 रुपये टिकट खरीदी, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और टिकट पे 1 रुपये टैक्स लगेगा, वो है नो डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। टैक्स इसमें आएगा और इनकम इसमें आएगी सरकार की। ठीक है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी है। एक्साइज ड्यूटी जो विदेश, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे लगती है। कस्टम जो विदेशों से सामान आता है एयरपोर्ट पे लगता है कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर रहा है जो शहरों में लगता है। और ये उधार ले लिया या और चीज़ें बेच बाच के लिया है पैसे, वो है। ये पैसे तो आ रहे हैं सरकार के पास। ओ, तो पैसे जा कर रहे हैं सरकार के। अब पैसे जा कहाँ पे रहे सरकार के, इसका बताओ। ये देखो, अब इसमें सबसे ज़्यादा पैसे किस पे जा रहे हैं हमारे, देखना किस दिख रही है स्क्रीन? हाँ, बताओ किस पे ज़्यादा पैसे खर्च करिए सरकार? हेलो। पे इंटरेस्ट, पे पेमेंट पे है। हाँ, इंटरेस्ट पे है। जो आप बॉन्ड इशू किया था ना सरकार ने, वो जो लोन पे पैसा ले रखा है, ब्याज पे हाँ, पैसा ले रखा है, उसे 20 रुपये जा रहे हैं हाँ। हर साल। तो देखो बहुत अच्छा। ज़्यादा खर्चा सिर्फ ब्याज पे करने में जा रहा है हमारा, इंटरेस्ट पे करने में 20 रुपये जा रहे हैं हर साल। ठीक है। और सेकंड नंबर पे इसमें स्टेट थोड़ा पैसे जा रहे हैं, सरकार खर्च करती है। जैसे जीएसटी आता है ना, वो जीएसटी पे स्टेट जीएसटी लगता है, सेंट्रल जीएसटी भी लगता है, पता होगा आपको। तो सारे रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है जीएसटी का, या सरकार को उसका हिस्सा दे देती है, आधा हिस्सा राज्य सरकार को मिलता है। तो देखो 16 पैसे स्टेट और उसका शेयर कर रही है सरकार उनसे, दिख रहा है आपको? हेलो। हाँ सर, दिख रहा है। तो उनको पैसे देने में उनको पास जाते हैं सरकार के। और फिर है 13 पैसे जा रहे हैं सेंटर सेक्टर स्कीम में। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सरकार स्कीम बनाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंटर वाले। अच्छा। और 10 पैसे जा रहे हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन है ना, एक अलग से मिनिस्ट्री है। इसको उनको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे को यूज़ करती है अपने अकॉर्डिंग, जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकार को दे दिए, जरूरत पड़ेगी तो कहीं और खर्च कर दिए। तो फाइनेंस कमीशन लेता है 10 रुपये हर साल, एक अलग डिपार्टमेंट है ये मोस्टली तो राज्य सरकार को पैसे देता है, राज्य सरकार को जरूरत पड़ने पे, राज्य सरकार से ब्याज पे ले लिए, उधार ले लिए। 10 रुपये अलग खर्चे दिखाए इन्होंने। और 5 रुपये पेंशन में जा रहे हैं। पेंशन पता होगा आपको, बुढ़ापा पेंशन जा रही है और पेंशन जा रही है, वो 5 रुपये उस पर जा रही है सरकार के। और 8 रुपये डिफेंस डिफेंस पे खर्च करिए सरकार, आर्मी पे, और इस पे 8 रुपये। 9 पैसे जा रहे हैं सब्सिडी में। गैस की सब्सिडी 10 रुपये 20 रुपये आती है। ज़्यादा उस पर नहीं जा रहे, ज़्यादा ना खेती में सब्सिडी पे जा रहे हैं। खेती में फर्टिलाइज़र होती है, एक यूरिया कट्टा 2100 रुपये का है, सरकार 800 रुपये देता है किसानों को, उस पर ज़्यादा सब्सिडी पे जा रहे हैं। और 9 पैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। कुछ स्कीम ऐसी होती है जो राज्य सरकार और भाजपा मिलकर बना काम करती है। जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, डिपो से राशन मिलता है ना,
उसमें कुछ पैसे राज्य सरकार लगाती है, कुछ भारत सरकार लगाती है, दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। तो ये पैसा है हमारा, ओके 1 रुपये से यहाँ पैसा जा रहा है। फिर स्टेट राज्य भारत सरकार ने राज्य की मदद के लिए राज्य सरकार को पैसे देगी, 1 लाख करोड़ रुपए देगी भारत सरकार राज्यों को। और ये 50 साल तक मिलेंगे, 50 साल तक बिना इंटरेस्ट के। राज्य सरकार 1 लाख, भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए देगी 50 सालों तक राज्य सरकार को बिना कोई ब्याज के। और फिशल डेफिसिट हमारा इस साइड जो भी है बजट एस्टिमेट में है भी 6.4 रहेगा। ये मान के चले बजट एस्टिमेट 6.4 रहेगा। जो आ रही था उसमें था हमारा 6 पॉइंट, मान के चले थे 6.8 होगा, पर जब पता लगा तो 6.7 था, कम हो गया था हमारा, सही हो गया था। सरकार का टारगेट है फिशल डेफिसिट को सरकार का 4 पॉइंट समथिंग लाने का। राइट 2025-26 में गुड 4.5% पे लाने का टारगेट है। हाँ 4.5% करने का टारगेट है सरकार का। सरकार ने फिक्स्ड डेफिसिट हमेशा कम बताते, छुपा के बताते, रियल डाटा नहीं बताते, नहीं तो फिर मार्केट में ना शेयर मार्केट को इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर फिक्स्ड डेफिसिट ज़्यादा है ना किसी देश का तो वहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, पहले डूबा हुआ देश है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। और फिर सरकार के ये पीएम गति शक्ति योजना है। PM गति शक्ति योजना। बताओ क्या है पीएम? बताओ गति शक्ति योजना। रोड रेलवेज इनको हेलो बढ़ाना, हम्म, सर सरकार ये अभी पोर्ट वगैरह। नितिन गडकरी ने स्टार्ट किया है ना सर NH हाँ हाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम्म बना रहे हैं। हम्म और गति शक्ति और पीएम गति शक्ति योजना दो दो योजना चल रही है सर। हम्म इसको नेशनल पाइपलाइन योजना भी बोलते हैं। नेशनल अरे हाईवे एक मुझे अजीत की आवाज नहीं आ रही है, अजीत की वॉइस ब्रेक होके आ रही है, आप प्लीज इसको दोबारा बताएं। अजीत बता रहा है नितिन गडकरी ने बोला था पीएम गति शक्ति अजीत योजना। की वॉइस ब्रेक हो रही है। अजीत दोबारा। दोबारा नहीं बता सकते। बताओ देखो दोबारा सर, तुम आप बताइए। गवर्नमेंट है ना, जैसे अभी क्या है, कोई रेल है, रोड भी है, जैसे ऐसे सबसे बड़ा पोर्ट है भारत का यहाँ पे JNPT, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अभी मान लो हर चीज़ को कनेक्ट करना है, JNPT को कनेक्ट करने के लिए ना रोड रेलवे बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, तो गति शक्ति योजना बनेंगे। और साथ में ना इसमें क्या करेंगे, मान लो कोई रोड बन रही है तो उसके नीचे सीवर की पाइप है या पानी की पाइप है, बिजली पाइप है, उसको गति शक्ति योजना में देखेंगे भी है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले सीवर पाइप की लाइन डलेगी फिर रोड बनेगी, ताकि रोड को उखाड़ना ना पड़े। हर बार इंडिया में होता है, गली बन गई, गली के बाद सीवर की पाइप डालने के लिए उखाड़ ली उसको। तो गति शक्ति योजना हाँ में हाँ हाँ इसरो होगा ना, इसरो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मॉनिटर करेगा दिक्कत, पाइपलाइन तो नहीं उखाड़ रहे, गली तो ना उखाड़नी पड़े, इसलिए पहले जैसे गली बनाना है तो पहले इसरो के पास जाओ, वो बता देगा भी हाँ इसमें सीवर की पाइप भी है, पानी की पाइप भी है, बिजली की पाइप भी है, तार भी है, आप इसमें उखाड़ दो, इसको बना दो, तो इससे खर्चा बचेगा अच्छा हमारा। ठीक है, याद आया कुछ? इसलिए गति शक्ति योजना है। ये सारा काम एक पाइपलाइन में हो जाए, उसको नेशनल पाइपलाइन योजना बोलते हैं, नेशनल पाइपलाइन योजना।
नेशनल पाइपलाइन योजना या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी बोलते हैं इसको, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये भी गति शक्ति है और गति शक्ति ये है, रोड रेलवे सब बनेंगे इसमें। ठीक है, मतलब सारे काम एक पाइपलाइन में आ जाएंगे। अभी मिनिस्ट्री अलग अलग है, रोड मिनिस्ट्री अलग है, रेल मिनिस्ट्री अलग है, तो अपने अलग अलग काम करते हैं, अब एक ही काम करिए दोनों मिलकर। और 4 बनेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। क्या होते हैं? लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वो है ना कि वो एक पूरा पार्क बनाएंगे, उसी पार्क में मतलब नाम रखा गया है, मतलब वहीं हर तरीके की फैसिलिटी होगी, प्रोडक्ट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, जैसे लाइक कि वहीं पे एयरपोर्ट फैसिलिटी भी होगी, राइट साइड राइट। पे ट्रेन फैसिलिटी भी होगी, तो वो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक। ईपीपी मॉडल से बनेंगे, 4 बनेंगे, इस पे रेल रोडवे सब प्रोडक्ट सारी फैसिलिटी होगी इसके एक पार्क एक के ऊपर ही। राइट। फिर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट शुरू करेगी सरकार, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। ये क्या 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट? वन स्टेशन 1 प्रोडक्ट क्या है? कवच योजना क्या है? 2000 किलोमीटर कवच योजना आएगी रेलवे के लिए, ये क्या है? 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन आएगी। हेलो तो प्रियंका, मैं 2 मिनट में आया। ठीक है, 2 मिनट में आया। ठीक है।
हेलो, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट क्या प्रियंका? अजीत, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट याद है किसी को? नहीं याद आ रहा। भी सरकार हर स्टेशन से एक प्रोडक्ट उठाएगी, उसको फिर जैसे मान लो दिल्ली हाँ में हाँ कोई हाँ हाँ हाँ, सरकार हर स्टेशन पे प्रोडक्ट है। हम्म, कौन सी मतलब वो है बहुत ही ज्यादा फेमस है प्रोडक्ट हम्म, में, और फिर उसको एक जगह शायद करेगी तो इजीली मतलब लोगों को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड हो सकता है जो सिटी का फेमस प्रोडक्ट है। राइट कुछ राइट। ऐसा है ना। हाँ हाँ, ये मान लो आगरा का पेठा मशहूर है, तो आगरा पेठा पूरे वहाँ से बुक करो, ट्रेन आपको डिलीवरी कर देगी, करता है ट्रेन के थ्रू डिलीवरी होगा। हर स्टेशन से एक प्रोडक्ट चूज करेगी इससे सरकार। और कवच योजना क्या है? 2,000 किलोमीटर कवच योजना आएगी। ये नहीं पता। उस प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए ये योजना बनेगी। वो कवच नहीं, वो नहीं है। कवच योजना क्या है? 2,000 किलोमीटर का रेल का ट्रैक है ना, उसको सिक्योर करेंगे, उसके दोनों तरफ है ना बाउंड्री लगाएंगे, उसको कवच योजना बोलते हैं। सरकार जैसे रेल बन रही है, उसके दोनों तरफ है ना सरकार इसे कवच बना देगी, ताकि कोई इंसान पे उस पर ना चढ़ जाए, जामन ना आ जाए, तो नुकसान हो जाए। जैसे कि अभी अच्छा रेल इस पे पटरी की साइड पे या पूरे रेलवे स्टेशन के वो पटरी कवर पटरी करेगी। पटरी पटरी पे। को ना, जैसे हम मतलब ये करते हैं कि पटरी पे उतर जाते हैं क्रॉस हाँ करने हाँ के लिए प्लेटफॉर्म, वो जैसे देखो अब जैसे कई बार है ना ट्रैक के ऊपर कोई इंसान जानवर नहीं होता, जैसे रेलवे ट्रैक है, हाँ। इसके ऊपर कोई भी ना बंदा नहीं खड़ा हुआ, तो एकदम से कोई पटरी पे आ गई, उसे ट्रेन आ गई, उसको उसने टपका दिया। ये देखो आमने सामने ट्रेन आ रही है, ये दोनों ना मिले, इसके लिए सेंसर लगाएगी सरकार, सेंसर लगा देगी, ऐसे भी आपस में भिड़े ना ट्रेन। कवच योजना रेलवे सुरक्षा कवच अच्छा। बना रहा है। इसके लिए नए नए जो कर रही है अभी, एक तो आमने सामने की पटरियां बनाएगी सरकार, जैसे 2 पटरी बनेगी अप डाउन की, और एक ट्रेन ना टच करे इसके लिए। और एक ना ट्रैक पे एलिफेंट आ जाते हैं, हाथी आके मर जाते हैं। एलिफेंट नहीं है, गाय भैंस भी बहुत आ जाती है। बिल्कुल हाँ, जो हाथी है तो ज़्यादा। मुझे लगता है वही लोग मर जाते हैं। हाँ, तो इसके कारण हाथी का तो ट्रेन का इंजन भी कोई गया पलट जाता है, तो ये ना आ जाए हाथी, ये देखो मर गया। इसको बचाने के लिए भी ये सारा क्या करेगी सरकार, दोनों तरफ है ना ट्रेन की पटरी की फेंसिंग कर देगी। जैसे ये ट्रैक है, इसकी तरफ यहाँ पे दीवार बना दी, यहाँ दीवार बना दी, ताकि आए ना। और ऐसे ना अभी 1 साल शायद हो गया इस बात को। पापा और मैं जा रहे थे पर, तो हम लोग ऐसे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे, तो ट्रेन से तब वो सांड था, वैसे कटा हुआ आधा इधर पड़ा हुआ था। हम्म, तब अब कवच योजना आ जाएगी ना, अब बच जाएगा बंदा वो, ठीक है। और वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? 400 नई वंदे भारत ट्रेन आएगी, आपने न्यूज़ में देखा होगा, लगभग ये न्यूज़ आती आती रहती है, जीतो न्यूज़ पर देखता है उसको पता है। परसों की न्यूज़ पेपर में आई थी भी, 4 वंदे भारत इस महीने में आ जाएगी। वंदे भारत ट्रेन कौन सी उस है? दिन भी आया था पेपर में आएगी तब। क्या सर? उस दिन पेपर में भी आया था। समझ नहीं, क्या कह रहे हो? उस दिन भी आया था पेपर। अजीत सर प्लीज आप अपने रूम से बाहर निकलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। रानी चार दोनों चार्ज दे। बताओ क्या कह रहे हो जीत? रानी तुम्हें दवाई लेनी, मोटर वाले को दवाई देते हैं, मोटर ने दवाई लेनी, एक फोटो क्लिक करिए, मोटर ने दवाई लेनी, तू सब्बू और तू बकेट है दवाई, मैंने मेरा नाम भेज दी थी दवाई को, ठीक है। हेलो, बताओ कवच योजना और कवच की वंदे भारत योजना क्या है? अजीत बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में भी आया था इसके बारे में। हाँ,
तो दोबारा बताओ फिर कवच योजना क्या समझ आया आपको? फिर तो इम्पोर्टेंट हो गया क्वेश्चन पेपर में आया तो। कवच योजना रेलवे की सिक्योरिटी का योजना है, ध्यान रखना। रेलवे में ना ट्रेन टकरे ना, रेलवे की सिक्योरिटी के लिए है कवच योजना। वंदे भारत ट्रेन क्या है? 400 बंदे हैं। हाँ, रेल ट्रेन को कवर करना है, राइट। रेलवे की सिक्योरिटी के लिए कवच योजना। और वंदे भारत ट्रेन क्या? 400 वंदे भारत ट्रेन आएगी। और बताया ना आपने शायद वंदे भारत ट्रेन का है कि वो प्रोडक्ट के लिए हर सिटी के हर स्टेट के फेमस प्रोडक्ट के लिए वो है, इसलिए आएगी। वो तो वन स्टेशन वन, कल भी बता दें, वो तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है ट्रेन वाला। तो वंदे भारत एक क्या है? 400 नई वंदे भारत आएगी। क्या है वंदे भारत? देखो मैं कल भी बताया था आपको, इंडिया में 2 ट्रेनें चलती है ट्रेन, शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस, याद है? हेलो। जी बता रहा है। हाँ, ये देखो इस ट्रेन को बहुत, ये ट्रेन देखो, ये शताब्दी एक्सप्रेस भारत की, ये ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस। अंदर चेयर ऐसे होते बैठने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं शताब्दी एक्सप्रेस। इसमें सिर्फ बैठने के लिए सीटें होती है, स्लीपर नहीं होती। ये चलती है जैसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। दिल्ली से चंडीगढ़ चली गई, दिल्ली से जयपुर। ये इसका हाईएस्ट सफ़र 500 किलोमीटर होता है। ये 500 किलोमीटर दूर नहीं जाती, 500 किलोमीटर से क्रम में घूमती है ये। जयपुर से ये श्री गंगानगर जाती है। गंगानगर जाती है। एक कोटा से गंगानगर शताब्दी है, वो जाती है गंगानगर, ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस है। अभी सरकार शताब्दी एक्सप्रेस को ना बंद कर रही है, नहीं है। उसकी जगह लेके आ रही है सरकार ट्रेन 20, ट्रेन 18, ट्रेन 18 हाँ लेके आ रही है। ट्रेन 18। हाँ, इसको नाम वंदे भारत दे दिया, पर इसको वैसे नाम वंदे भारत नहीं है। तो अभी शताब्दी से ये ट्रेन आ गई। देखो अब इसकी सीट ऐसी है शताब्दी वंदे भारत की, ठीक है। अभी शताब्दी बंद हो जाएगी, ये ट्रेन चलेगी। इसका नाम ट्रेन 18 2018 में लॉन्च किया था, उसका नाम ट्रेन 18 बोलते हैं इसको। और एक आएगी ट्रेन 20, वो स्लीपर क्लास है। स्लीपर भारत में चलती है राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी स्लीपर क्लास होती है, इसको बंद कर रही है सरकार। इसकी जगह लेके आ रही है ट्रेन 20। तो बंद क्यों कर रही है, कुछ तो होगा। अरे वो ट्रेन बहुत हैवी है, पुराने टाइम की बनी हुई है, बहुत हैवी मटेरियल से बनी हुई है। फर्श उसके सीमेंटेड थे, तो उसको बंद करके अब ट्रेन ऐसी आ रही है, हल्के की ट्रेन नहीं होंगी। देखो ये ट्रेन 20 है, इसमें एल्यूमिनियम का यूज़ हुआ है, हल्का फाइबर है, वो सिक्योर है, सेफ है। गेट अपने आप खुलते हैं, अपने बंद होते हैं। थोड़ा अच्छा मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक है। हाँ, इसमें एडवांस वर्जन हो गया, न्यू है। बहुत कुछ इसमें चेंज कर दिया सरकार ने, तो इसको ट्रेन 20 नाम दिया है, ठीक है। और एक अब बताओ ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? OPRACT, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो। हाँ, ऑपरेटिंग रेशियो। हिंट दे दो।
बजट एस्टिमेट में हमने अनुमान लगाया भी 96.98 हो जाएगा। जो रिवाइज एस्टिमेट में रेलवे का है बता दो अप्रेंटिस क्या होता है। 98.93 था। बजट एस्टिमेट में 98 पॉइंट देखो, आपने एक दुकान खोल ली, ठीक है, आप उसमें हर महीने 100 रुपये खर्च कर रहे हो, आपको कितना आउटपुट दे रही है वो, सॉरी, अभी दुकान खोल ली, आपको 100 रुपये की कमाई हो रही है, आप उसमें 50 रुपये खर्च कर रहे हो, आपको 100 रुपये कमा के दे रही है। ऑपरेट करने के लिए आपको 50 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं 100 रुपये कमाने के लिए, तो 50 रुपये आपका ऑपरेटिंग रेस हो गया, मैं 50 रुपये खर्च कर रही हूँ इस पर ऑपरेट करने के लिए इसको। वैसे रेलवे क्या करता है, 98.93 रुपये खर्च करता है 100 रुपये कमाने के लिए। रेलवे को ऑपरेट करना है ना, अगर 100 रुपये कमाने हैं तो 98 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। जो आरी के अंदर था हमारे, हम 98 रुपये खर्च कर रहे थे रेलवे में, अब उसका कह रहे हैं इसको 96.98 लेके आएंगे, कम करेंगे ताकि इनकम ज़्यादा हो। अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है देखो, 100 रुपये कमाने हैं तो 98 रुपये खर्च कर दिए, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये 7 पैसे का। अच्छा। ऐसे अगर इसके अकॉर्डिंग ले तो आप इतना प्रॉफिट हो रहा है ना 100 रुपये कमाने, और अभी से अगर 96 पर लेके आएंगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 3 रुपये 2 पैसे, ठीक है। तो सरकार इसलिए इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, भी किसी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है। अभी रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 98.93 चल रहा है, और वही लालू प्रसाद यादव रेल में दिखा ना, वो अनपढ़ रेल में था अंगूठा साहब, उसके टाइम ऑपरेटिंग रेशियो 70 था, लगभग 72 के आसपास था। तो 70 क्या कैसा माना गया, 70 है था अच्छा था मतलब ना। कि आपको ऑपरेटिंग रेशियो इतना मतलब इतना इन्वेस्ट करना पड़ता था 72। हम्म, फिर 100 रुपये मिलते फिर थे। कितना तो सही था ना, तो ज्यादा मिल रहा था ना। हाँ, तो अब तो धीरे धीरे बढ़ रहा है रेलवे का, क्योंकि किराया तो सरकार बढ़ा नहीं रही, रेलवे में किराया नहीं बढ़ा इतना, पर खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसी कारण ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ रहा है सरकार का। अच्छा। हम्म, ऐसा समझ। हेलो प्रियंका, अजीत, सोनल, सोनल नहीं बोले, सोनल के नंबर कम हो रहे हैं। पता लगे ना ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है आपको। अब एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल, कल समझ नहीं आया जीत को, तो मैंने बता दो। अच्छा अच्छा ठीक है जी। देखो, ऑपरेटिंग रेशियो ये भी रेलवे को, अगर 100 रुपये कमाने हैं, मान लो अर्निंग से 100 रुपये कमाना है रेलवे को, तो उसको कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अभी करंट में ना रेलवे को 100 रुपये कमाने हैं ना, 100 रुपये सौ अर्निंग रुपये करनी है। कमाने नहीं, एक तरीके से बताओ, अगर रेलवे को भी इनकम जनरेट करनी है तो सबसे पहले उसको खर्च करना पड़ेगा। जैसे लाइक हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हम वहाँ से इनकम जनरेट करने के लिए सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है इसमें ऑपरेटिंग रेशियो रेलवे के लिए, कि हम इनकम जनरेट करने के लिए पहले उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी तक जितना बजट एस्टिमेट में हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 96 पॉइंट कर रहे हैं 96.98, और हम्म रिवाइज में किया था 98.93। मतलब 98.93 हमें लगाने के बाद तब जाके 100 रुपए क्या कहते हैं हम वहां से इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो मतलब अगर मैंने कोई सामान नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 98 रुपीज खर्च कर, तब जाके मुझे 100 रुपए वहां से पड़ रहे हैं, मतलब मुझे सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट है। ये हम्म रिवाइज एस्टिमेट का वो है, रेशियो है। अभी जो बजट एस्टिमेट में क्या है कि ये लोग 96 रुपीज खर्च करेंगे तब जाके 100 रुपए जनरेट होंगे, तो यहाँ पे 3 रुपए हमारा प्रॉफिट है। हम्म ऐसे सरकार जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसको कम करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, मैं प्रॉफिट अमाउंट उससे ज्यादा है। हम्म ये है ऑपरेटिंग में। आ गया जीत समझ, थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी पर सही था। हाँ
अब नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या मतलब है इसका, अभी आप बताओ, आपको पता होगा। नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नाम पे मत जाना, बैंक के नाम पे मत जाना, इतना हिंट दे रहा हूँ, नाम पे मत जाना। ये दो बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नेशनल एसेट्स रिकंस, देखो देखो याद करो। नेशनल बैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में बैक बैंक आते हैं, राइट 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 सिर्फ इतना पता है मुझे। राइट। अब बेड बैंक क्या और होते हैं बता। ये जो आपने साइड में लिख दिया डैश करके, नेशनल क्या है? नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कमिटेड एक्टिविटी, नाम ही बड़ा है इसका, 10 में छोटे हैं, इसको बेड बैंक भी बोलते हैं। जो बंदा लोन ये नहीं भरेगा ना, क्या कर रहे हो। ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेड बैंक भी बोलते हैं। ये पूरा बेड बैंक ही है। देखो जैसे आपने एक मकान लिया 100 रुपए का, ठीक है, आपने हाँ लोन नहीं भरा उसका, हाँ, तो पता है, अगर वो मैंने बेड, कोई मकान लिया तो उसका हाँ मैंने लोन नहीं भरा तो मैंने अगर मकान लिया नहीं, अगर मैंने वो मकान लोन पे लिया है, हाँ लोन पे लिए। मैंने बैंक से लोन लिया है और मैं उस हम्म, लोन को चुकता नहीं कर पा रही हूँ, तो और लाइक कि वो बैंक वाले नोटिस देते जा रहे देते जा रहे और मैं उस लोन को चुकता नहीं कर पाई, तो वो जो बैंक है ना, फिर मेरे जो फाइल है मेरी, उस फाइल को वो बैड बैंक में ट्रांसफर कर देगा, फिर मेरे साथ डील बैड बैंक करेगा। हाँ जिस बेड बैंक बैंक से लोन करेगा। लिया था वो नहीं करेगा। हम्म, वो बेड बैंक में ना दो बैंक बना दिए। जैसे नेशनल बैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या करेगा, जो आपकी मान लो 100 रुपये का 20 लाख का मकान आपने लोन लिया, अब मकान को कब्जा कर ही लेगा, मकान को बेच देगा, बिकेगा वो 14 लाख रुपए का, तो 14 लाख रुपए रख लेगा नेशनल बैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी प्रॉपर्टी को बेचेगा नेशनल बैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपसे 6 लाख रुपये और बच गया। अब 20 लाख का मकान लोन लिया था, 14 लाख बिक गया, तो 6 लाख आपसे रिकवरी करेगा नेशनल असेट्स, ये आपकी और कंपनियां बेचेगा और चीज़ें बेचेगा आपकी, कोई गाड़ी मकान, और रिकवरी से रिकवरी करेगा। बेड बैंक के नीचे भी दो बैंक बना रखे हैं लाख उन्होंने। का लाख का हमने मकान खरीदा, ठीक है, और हम उसका लोन नहीं चुकता कर पाए, राइट। नेशनल बैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जाके मकान को कितने में भी सेल कर सकता है, कम अमाउंट पे सेल करेगा, 14 15 16 17 जितने में भी उसको करना है। वो बोली लगाएगा, उसके बिड लिए लगाएगा वो। हाँ बोली लगाती है, बच्ची जो रेस्ट जो अमाउंट होगी, क्योंकि हम्म, पूरे उसको क्या कहते हैं, लेना तो पूरे 20 लाख ही है, उसको हमसे चुकता तो 20 लाख ही करना है। बोली हम्म। में जितने का भी जाएगा, बची जो अमाउंट है उसको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पूरा करेगी, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, हमारा कोई दूसरा सामान भी बेच सकती है, बेच कुछ भी कर सकते सकती है, बस उसको हैं। अपने पूरे 20 लाख रुपए पूरे करने हैं। हाँ उसको अपने पैसे पूरे करने हैं, उसको पैसे से मतलब है। अच्छा, राइट। ये दोनों बेड बैंक के नीचे है, ठीक है। हम्म। अब डिजिटल बैंक क्या होते हैं। डिजिटल बैंक, डिजिटल बैंक वो बैंक है ना कि मतलब अभी गवर्नमेंट डिजिटल बैंक भी ओपन करेगी कि उनकी कोई ब्रांच नहीं होगी, जैसे अभी ये पीएनबी है राइट। और ओरिएंटल बैंक है, इन सबकी ब्रांचेज है, उनकी ब्रांच नहीं होगी, उसका सारा काम ऑनलाइन होगा और उसकी ब्रांच आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको बैंक ओपन करना है, कुछ भी करने, सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही, सब कुछ डिजिटल तरीके से होगा। राइट 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 राइट। पता लग गया, किसी को ना पता लगे तो पूछ लेना। प्रियंका बता रही थी। डिजिटल बैंक ये कहीं ऑफलाइन नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन होगा, खाते भी ऑनलाइन खुलेंगे, सारा कुछ ऑनलाइन होगा। अब ईज ऑफ डूइंग और ये बिजनेस। डिजिटल बैंक जो है ना, ये जो ओपन होंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में ओपन होंगे, 75 बैंक। राइट, ये 75 डिस्ट्रिक्ट में ओपन हो गए, 75 बैंक ओपन हो गए। पॉइंट दे दो सर प्रियंका को, मतलब अरे प्रियंका के देखो कितने पॉइंट हैं।